So here we come to second lecture of buyback. कल हमने बायबैक में बहुत सारी चीजें देखी थी। एक तो हमने प्रोविजन देखे थे कि कंपनीज एक्ट में बायबैक कैसे होता है, एंड उसके बाद हमने और भी सारी चीजें देखी थी कि स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बायबैक हो रहा है, सेबी के अकॉर्डिंग बायबैक रेगुलेशन में किस किस टाइप के बायबैक थे। एक टॉपिक कल हम लास्ट में कंटिन्यू कर रहे थे, एस्क्रो अकाउंट। एस्क्रो अकाउंट में क्या बोला गया था, अगर कोई भी कंपनी बायबैक कर रही है तो उसको एक एस्क्रो अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। एस्क्रो अकाउंट में उसको कुछ अमाउंट डालना पड़ेगा और वो अमाउंट हमने देखा था। अगर आपका बायबैक का टोटल कंसीडरेशन अप टू 100 करोड़ है तो आपको अपने एस्क्रो अकाउंट में 25% ऑफ दैट कंसीडरेशन डालना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका बायबैक मोर देन 100 करोड़ हो रहा है तो उस केस में आपको एस्क्रो अकाउंट में कितना डालना पड़ेगा, 25% अप टू 100 करोड़ एंड 10% देयर ऑन। अगर आपका बायबैक मान लो 250 करोड़ का हो रहा है तो पहले 100 करोड़ का 25%, बचे हुए 150 करोड़ का कितना, 10%, वो डालोगे आप एस्क्रो अकाउंट में। जरूरी नहीं है कि एस्क्रो अकाउंट में आप कैश ही रखो, एस्क्रो अकाउंट में आप सिक्योरिटीज भी डिपॉजिट कर सकते हो, अलग अलग चीजें भी हो सकती है। तो हमने नेक्स्ट देखा था एस्क्रो अकाउंट में क्या क्या आता है। पहला, कैश इंक्लूडिंग बैंक डिपॉजिट। आप कैश भी डाल सकते हो एस्क्रो अकाउंट में और बैंक डिपॉजिट भी डाल सकते हो। अगर आपने कोई बैंक डिपॉजिट करवाया वो भी हो सकता है उसमें। नेक्स्ट, बैंक गारंटी। बैंक गारंटी में क्या होता है कि बैंक गारंटी ले रही है कि सामने वाले पर्सन ने अमाउंट पे नहीं किया तो हम पे कर देंगे। तो बैंक गारंटी अगर मर्चेंट फेवर के नाम पे है, मतलब बैंक मर्चेंट बैंकर की गारंटी ले रही है, दैट इज बैंक गारंटी इशूड इन द फेवर ऑफ मर्चेंट बैंकर बाय एनी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक। तो वो बैंक गारंटी भी एज ए सिक्योरिटी ट्रीट होगी उस एस्क्रो अकाउंट के लिए। उसके बाद हमने बोला फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स और फ्रीली ट्रांसफरेबल इक्विटी शेयर और एनी अदर टाइप ऑफ सिक्योरिटी डाल सकते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, म्यूचुअल फंड या इन सब के कॉम्बिनेशन। आप ये सारी चीजें अपने एस्क्रो अकाउंट में डाल सकते हो। नेक्स्ट वो टॉपिक आया था कि अगर आपका कैश कंपोनेंट है एस्क्रो अकाउंट का तो आप उसको जब तक यूटिलाइज नहीं हो रहा तब तक आप उसको ऐसा यूज कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो कि उससे इंटरेस्ट मिले। दैट इज कैश कंपोनेंट ऑफ एस्क्रो अकाउंट मे बी मेंटेन्ड इन इंटरेस्ट बियरिंग अकाउंट प्रोवाइडेड दैट जब आपको पेमेंट करने का टाइम आएगा ना तब आपके पास वो कैश अवेलेबल होना चाहिए यूज के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आया था व्हेन एस्क्रो अकाउंट, यहां से छूटा था आपका। When escrow account consists of deposit with a scheduled commercial bank, the company while opening the account empowered the merchant banker to instruct the bank to make the payment the amount lying to the credit of the escrow account as provided in the regulation. ये पॉइंट मैंने कट करवा दिया था, ये पॉइंट रिलेवेंट नहीं है, इसको कट कर दो। नेक्स्ट आता है कुछ एस्क्रो अकाउंट के रिलेटेड और एडिशनल पॉइंट। सी, मेन एस्क्रो अकाउंट के शॉर्ट नोट आते हैं, आपको ये लिखना है एस्क्रो अकाउंट में कितना रुपीस डिपॉजिट करना है, किस किस फॉर्म में डिपॉजिट कर रहे हो, और ये एडिशनल चीजें हैं जो अपने को देखनी है। व्हेन एस्क्रो अकाउंट कंसिस्ट ऑफ बैंक गारंटी, द बैंक गारंटी इन द फेवर ऑफ मर्चेंट बैंकर एंड शैल बी वैलिड until 30 working days after the expiry of buyback period or until the completion of all the obligation whichever is later. अगर एस्क्रो अकाउंट में आप एज अ बैंक गारंटी डिपॉजिट कर रहे थे, हम ऊपर देख रहे थे क्या क्या हो सकता है। अगर आप बैंक गारंटी इन फेवर ऑफ मर्चेंट बैंकर वो आप एस्क्रो अकाउंट में डाल रहे हो तो बैंक गारंटी कितने टाइम पीरियड की होनी चाहिए, एटलीस्ट वो बैंक गारंटी इतनी लॉन्ग ड्यूरेशन की होनी चाहिए कि 30 वर्किंग डेज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ बायबैक पीरियड एक्सपायर हो गया उसके 30 वर्किंग डेज, या फिर आपका सारा का सारा ऑब्लिगेशन कंप्लीट हो गया विच एवर इज लेटर, वो फिनिश हो गया उसके 30 वर्किंग डेज तक तो वो गारंटी एक्टिव रहनी चाहिए। मतलब तब तक की बैंक गारंटी। मान लो बैंक गारंटी मर्चेंट बैंकर के फेवर में बैंक ने इशू की थी कि 2 महीने के लिए बैंक गारंटी इशू कर रहा हूं मैं मर्चेंट बैंकर के फेवर में, तो वो गारंटी यहाँ पे कब तक एक्टिव रहनी चाहिए, जब तक हमारा बायबैक का पीरियड ओवर हो गया या फिर हमारी सारी ऑब्लिगेशन कंप्लीट हो गई। उन ऑब्लिगेशन के कंप्लीट होने के 30 दिन के बाद भी वो गारंटी एक्टिव रहनी चाहिए, अप टिल 30 वर्किंग डेज। सो ये पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, अपन ने ऊपर वाले इंपॉर्टेंट प्रोविजन देख लिए। नेक्स्ट है द बैंक गारंटी शैल नॉट बी रिटर्न टू मर्चेंट बैंकर अंटिल द कंप्लीशन ऑफ ऑल द ऑब्लिगेशन। बैंक गारंटी को हम वापस मर्चेंट बैंकर को नहीं देंगे जब तक कि सारे के सारे ऑब्लिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाते।
नेक्स्ट हमारा आता है द कंपनी शैल इन केस ऑफ एस्क्रो अकाउंट कंसिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज empower the merchant banker to realize the value of the security in escrow account by sale. The merchant banker shall be liable to make good the security deficit. अगर escrow अकाउंट में अपन ने सिक्योरिटीज डाली हैं, कौन सी सिक्योरिटीज? फ्रीली कन्वर्टेबल और फ्रीली ट्रेडेबल सिक्योरिटी। अगर वो सिक्योरिटीज escrow अकाउंट में डाली हुई है तो कंपनी ने मर्चेंट बैंकर को ऑथराइज किया होना चाहिए कि जब हमारा पेमेंट करने का टाइम आएगा तो तुम ये सिक्योरिटीज बेच सकते हो पेमेंट के लिए, और कुछ भी डिफिसिट होगा तो मर्चेंट बैंकर लायबल रहेगा। उस डिफिसिट को मर्चेंट बैंकर के पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वो डिफिसिट को गुड कर सके। मान लो आज पैसे चाहिए थे 1 लाख के और जो सिक्योरिटीज डाली हुई थी इसको अकाउंट में वो 70,000 की थी, वो 1 लाख की नहीं थी, तो मर्चेंट बैंकर उसको बेच के सिर्फ और सिर्फ 70,000 ला सकता है। बाकी 30,000 का लॉस मर्चेंट बैंकर को बेयर करना पड़ेगा। इसीलिए मर्चेंट बैंकर की ऑब्लिगेशन है कि एस्क्रो अकाउंट में जितना भी अमाउंट है वो अमाउंट पूरा का पूरा जितना अमाउंट बोला गया उतना डाले, और पेमेंट के टाइम पे वो अमाउंट कम नहीं पड़ना चाहिए। वो सारी की सारी चीजें मर्चेंट बैंकर शुरू से देख के रखता है। नेक्स्ट आता है इन केस द एस्क्रो अकाउंट कंसिस्ट ऑफ अप्रूव्ड सिक्योरिटी दे शैल नॉट बी रिटर्न टिल ऑल द ऑब्लिगेशन आर फुलफिल्ड। अगर एस्क्रो अकाउंट में सिक्योरिटीज डाली हुई हैं तो अगर सारा पेमेंट हो जाता है फिर ही एस्क्रो अकाउंट की चीजें रिटर्न की जाएगी, अदर देन कैश वाली चीजें। सी ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार रीड कर लिया नॉट इंपॉर्टेंट, तो दीज एक बार रीड करके आप यहाँ पे कट भी कर दोगे तो ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट ये थोड़ा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर आप एस्क्रो अकाउंट में चीजें डाल रहे हो जैसे कैश डाल रहे हो, बैंक डिपॉजिट डाल रहे हो, अदर थिंग्स डाल रहे हो, तो उस केस में क्या है आपको कैश कितना डालना है मिनिमम वो बताया हुआ है। That is where the part of escrow account form other than cash the company shall deposit with a commercial bank cash. आपको minimum cash 2.5% of the total amount embarked for buyback as specified by the resolution. आपका बायबैक का जितना भी अमाउंट आ रहा है उस अमाउंट का 2.5% आपको कैश कंपोनेंट डालना ही है एस्क्रो अकाउंट में। सी जस्ट रीड दिस लाइन, आई होप दिस इज क्लियर। बाकी ऊपर वाले जो पॉइंट है ये अपने को एक बार रीड कर लिए समझ लिए, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, कट कर दो भले ही चलेगा। अब एस्क्रो अकाउंट ओपन क्यों होता है? एस्क्रो अकाउंट ना इन्वेस्टर्स की सिक्योरिटी के लिए ओपन होता है। अगर आज कोई भी कंपनी बायबैक कर रही है तो उसके पास इतने पैसे होने चाहिए कि वो बायबैक कर सके, तो एस्क्रो अकाउंट इसीलिए सेबी पहले से ओपन करवाती है। The SEBI in the interest of the security holder may in case of non-fulfillment of obligation, अगर आप बायबैक कर रहे हो एज अ कंपनी और आप सेबी का बायबैक का ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो सेबी जो भी एस्क्रो अकाउंट में पैसा है ना आपका डाला हुआ वो सेबी फॉरफिट कर सकती है। इन केस ऑफ नॉन फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन फॉरफिट द एस्क्रो अमाउंट ईदर इन फुल और पार्ट। सेबी के पास पावर है कि अगर आप बायबैक के रेगुलेशन को कंप्लाई नहीं करें तो आपका एस्क्रो अकाउंट का फॉरफीचर भी हो सकता है। नेक्स्ट क्लोजर एंड पेमेंट टू सिक्योरिटी होल्डर। हमारा बायबैक का पूरा टाइम लिमिट कंप्लीट हो गया कि वो टाइम लिमिट था इशू ओपन होना, लोग सिक्योरिटीज दे रहे थे, वो कंप्लीट हो गया। फिर हमारा बायबैक का वो टेंडरिंग पीरियड क्लोज हो गया, फिर हमें सिक्योरिटीज होल्डर को भी पेमेंट करना पड़ेगा। द कंपनी शैल ओपन अ स्पेशल अकाउंट विद अ banker to an issue registered with SEBI immediately after the date of closure of offer। हमारा जिस दिन ऑफर क्लोज हुआ, मान लो हम 5 वर्किंग डेज का ऑफर ओपन रहता है, जैसे ही वो क्लोज हुआ हमें एक फ्रेश अकाउंट बनाना पड़ेगा। पहला एस्क्रो अकाउंट तो था ही, वो अकाउंट तो है ही, उसके बाद एस्क्रो अकाउंट की बनाने की ऑब्लिगेशन कब है? बायबैक ऑफर ओपन होने से पहले हमें एस्क्रो अकाउंट बनाना है और चीजें डालनी है। जैसे ही बायबैक क्लोज हुआ हमें एक और सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करना है। उस बैंक अकाउंट में हम क्या चीजें रखेंगे? हमारा बायबैक में जितनी भी सिक्योरिटीज बायबैक होने के लिए आई उसका जितना भी कंसीडरेशन है हम पूरा का पूरा कंसीडरेशन उस अकाउंट में डालेंगे। अब एक क्वेश्चन आएगा, मैम कंसीडरेशन तो कुछ पार्ट पहले एस्क्रो में डलवा दिया था, तो अब आप जो अलग वाला ओपन अकाउंट करोगे ना ये सेपरेट बैंक अकाउंट, और आपका ऑलरेडी कौन सा है? एस्क्रो अकाउंट। तो एस्क्रो अकाउंट का आप 90% तक का अमाउंट यहाँ पे ला सकते हो।
90% तक का। बचा हुआ 10% हम यहाँ पे क्यों रख रहे हैं? मान लो आपने कोई और ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं की, आपने सब लोगों का पेमेंट नहीं किया, तो ये बचा हुआ 10% एज अ सिक्योरिटी रख रहे हैं। आप पूरा का पूरा बायबैक का ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दोगे, सबको पेमेंट कर दोगे, तो बचा हुआ 10% कंपनी को वापस दे दिया जाएगा। सी, ये रेगुलेशन इतने डिटेल में बनाए गए हैं, ये हमारे मतलब आप लोगों के अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसके लेवल के 1-2 लेवल ऊपर है। तो धीरे धीरे करके हमें इस लेवल पे पहुंचना है। काफी सोच समझ के रेगुलेशन बनाए गए कि मान लो कंपनी बायबैक के लिए शेयर तो उसने ले लिए, लेकिन प्रॉपर पैसे पे नहीं कर पाई तो क्या होगा। तो इसीलिए एज अ सिक्योरिटी यहाँ पे बोला जाता है एस्क्रो अकाउंट का 10% आपको एज अ फ्रीज रखना पड़ेगा, और जैसे ही आप सारे ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दोगे, आपको एस्क्रो अकाउंट से भी आपका वापस रिटर्न कर देगा ये पैसे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही इशू कंप्लीट हुआ, एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन होगा और उसमें सारा का सारा जितना भी बायबैक के लिए अपने को पैसा चाहिए, वो सारा का सारा पैसा हम इसमें डालेंगे। और इसमें हम एस्क्रो अकाउंट का कितना परसेंट यूज कर सकते हैं? 90% यूज कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारा बायबैक 100 करोड़ का था, ठीक है, और एस्क्रो अकाउंट अगर 100 करोड़ का बायबैक था, तो एस्क्रो अकाउंट में डालने का कितनी लायबिलिटी आई थी? स्टार्टिंग में कितना था? 20% ऑफ कंसीडरेशन। तो एस्क्रो अकाउंट में हमने कितना डाला होगा? हमने देखा था अप टू 100 करोड़ का है, तो 20 था या 25 था? लेट्स जस्ट रेफर। हाँ, दैट इज 25%, माय बैड। अप टू 20, अगर 100 करोड़ तक का है तो अप टू 25%। तो यहाँ पे एस्क्रो में अपन ने कितना डाला होगा? 25 करोड़ डाला होगा। अब आपको अलग से बैंक अकाउंट ओपन करना है। आपको एंड में पता चल गया कितने शेयर्स आपके पास बायबैक के लिए आए, तो आपको पूरा का पूरा जितना आपको पे करना है लोगों को, वो पूरा का पूरा अमाउंट यहाँ पे डालोगे। और इस 25 करोड़ का कितना डाल सकते हो? सिर्फ और सिर्फ 90% डाल सकते हो। मतलब कितना? 22.5 करोड़ आप एस्क्रो से इधर ट्रांसफर करोगे। बचा हुआ जितना भी शॉर्टफॉल है आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा इस अकाउंट में। पूरा का पूरा मेथड समझ आया? यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे अपना बायबैक क्लोज हो रहा है, अपने को एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करना है। उसमें क्या डालेंगे? पूरा का पूरा बायबैक में जितने भी आगे पैसे हमें शेयर होल्डर्स को, सिक्योरिटी होल्डर को देने हैं, वो पैसे डालेंगे। और वो पैसे डालते टाइम हम एस्क्रो अकाउंट का 90% यूटिलाइज कर सकते हैं। बचा हुआ 10% एज अ सिक्योरिटी अभी भी एस्क्रो अकाउंट फ्रीज करके रखा हुआ है। अब टेक योर टाइम एंड रीड द लैंग्वेज। आई होप लैंग्वेज क्लियर होगी यहाँ पे। अब क्या हो रहा है, कंपनी को वेरिफिकेशन और सब कुछ कंप्लीट कर देना है। जो भी ऑफर आया था, जो भी लोगों ने शेयर टेंडर किए थे, उनका वेरिफिकेशन कर देना और उनका पेमेंट कर देना है। जिन जिन लोगों का एक्सेप्ट किया था कंपनी ने बायबैक, उनका पेमेंट कर देना है। कब तक? विद इन 5 वर्किंग डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ ऑफर। जिस दिन हमारा ऑफर क्लोज हुआ उसके 5 वर्किंग डेज के अंदर पेमेंट कर देना है। अब पेमेंट तो कर दिया, तो यहाँ पे ये पॉइंट फिनिश हो जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ द सर्टिफिकेट एंड अदर क्लोजर कंप्लायंस। अब यहाँ पे क्या है, द कंपनी शैल एक्सटिंग्विश एंड फिजिकली डिस्ट्रॉय सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स दैट आर बॉट बैक। अब तो फिजिकल डिस्ट्रॉय नहीं होता। पहले के टाइम में जब भी बायबैक होता था तो आप अपने सर्टिफिकेट्स देते थे, तो वहां पे क्या था, जो भी सर्टिफिकेट्स हैं तो फिजिकल डिस्ट्रॉय करना पड़ता था कंपनी को वो सारे सर्टिफिकेट्स। अब आज क्या हो रहा है, आज आप कौन हो, बेनिफिशियल होल्डर हो, बट रजिस्टर होल्डर कौन है, डिपॉजिटरी। तो जब बायबैक हो रहा है मान लो 200 शेयर्स का, तो वो 200 शेयर्स का कंपनी के रजिस्टर में कौन लिखा हुआ है, डिपॉजिटरी लिखा हुआ है। तो कंपनी वो शेयर सर्टिफिकेट को अपने पास वापस लेगी और उसको डिस्ट्रॉय कर देगी, फिजिकली डिस्ट्रॉय कर देगी। अगर कोई भी बायबैक का शेयर सर्टिफिकेट है तो कंपनी ने लोगों को बायबैक के लिए बोला, लोगों ने, अब तो डीमैट फॉर्म में होता है, तो लोगों ने डीमैट फॉर्म में कंपनी को दिया। अगर डीमैट में नहीं दिया तो कंपनी फिजिकली सर्टिफिकेट डिस्ट्रॉय करेगी, एक्सटिंग्विश करेगी। दैट इज सिक्योरिटी सर्टिफिकेट दैट आर बॉट बैक। अब आपको, आप बीइंग अ कंपनी डिस्ट्रॉय करोगे तो कोई तो होना चाहिए ना एज अ प्रूफ कि हाँ आपने डिस्ट्रॉय किए। अपन बायबैक ही क्यों कर रहे हैं, शेयर को कैंसिल करने के लिए, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो हमारे पास सर्टिफिकेट आ गए तो हम उसको रख के क्या करेंगे, वील हैव टू डिस्ट्रॉय इट।
अगर आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो तो किसके सामने, या तो रजिस्ट्रार टू इशू आ सकता है या मर्चेंट बैंकर, उन दोनों में से कोई एक पर्सन, और उसके साथ साथ सेक्रेटोरियल ऑडिटर। सेक्रेटोरियल ऑडिटर कौन होता है? वी एज अ कंपनी सेक्रेटरी डू सेक्रेटोरियल ऑडिट। तो सेक्रेटोरियल ऑडिटर उसके साथ साथ रजिस्ट्रार एंड या फिर मर्चेंट बैंकर, उनकी प्रेजेंस में आप सर्टिफिकेट फिजिकली डिस्ट्रॉय करोगे। कब तक डिस्ट्रॉय करोगे? विद इन 15 डेज फ्रॉम द एक्सेप्टेंस ऑफ द शेयर और स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। जब आपने शेयर और स्पेसिफाइड सिक्योरिटी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ इन लोगों का बायबैक हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो उस एक्सेप्टेंस के विद इन 15 डेज, ध्यान रखना यहाँ वर्किंग नहीं लिखा हुआ। सी वर्किंग जनरली कहाँ पे लिखा हुआ है? जहां पे छोटा छोटा टाइम पीरियड है वहां वर्किंग लिखा हुआ है। यहाँ पे 15 डेज लिखा हुआ है, तो अगर सैटरडे संडे भी आ रहा है तो पूरा का पूरा वो 15 डेज में काउंट होगा आपको डिस्ट्रॉय करने। नेक्स्ट, द पीरियड ऑफ 15 days shall not extend beyond 7 working days of expiry of buyback period in any other case। वो 15 वर्किंग डेज में आपको डिस्ट्रॉय करने हैं। अब वो 15 वर्किंग डेज का एक्सटेंशन कितना हो सकता है, उसके लिए एक चीज है दैट इज बायबैक पीरियड। अब बायबैक पीरियड का मतलब क्या होता है? जिस दिन आपने बोर्ड रेजोल्यूशन किया या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन किया, वहां से स्टार्ट होता होता पूरा टिल द पेमेंट, वो हमारा क्या हो गया? पूरा बायबैक पीरियड। आगे डेफिनेशन अभी हम देखेंगे, लेकिन बायबैक पीरियड अभी यहाँ पे समझने के लिए ये समझो, जब कंपनी ने अगर बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया या फिर कंपनी को शेयर होल्डर का स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए था, तो वो रेजोल्यूशन पास करने के से कंपनी जब तक उनको पेमेंट नहीं कर देती, वो होता है बायबैक पीरियड पूरा का पूरा। तो यहाँ पे क्या था? जिस दिन हमने एक्सेप्ट की सिक्योरिटी, उसके 15 डेज के अंदर अंदर हमें फिजिकली डिस्ट्रॉय कर देने हैं, लेकिन वो टाइम पीरियड एक्सटेंड होके भी कितना जा सकता है कि मैक्स टू मैक्स हमारा एक्सटेंशन कितना जा सकता है? बायबैक पीरियड खत्म होने के 7 वर्किंग डेज तक, उसके बाद नहीं, मतलब पेमेंट के 7 वर्किंग डेज तक, उससे ज्यादा वो टाइम पीरियड एक्सटेंड नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारा क्या है? द कंपनी शैल फर्निश द पर्टिकुलर्स ऑफ द सिक्योरिटी सर्टिफिकेट एक्सटिंग्विश्ड एंड डिस्ट्रॉयड टू द स्टॉक एक्सचेंज वेदर लिस्टेड विद इन 7 डेज फ्रॉम द एक्सटिंग्विशमेंट। अब आपने सर्टिफिकेट डिस्ट्रॉय कर दिए तो आपको स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ेगा एक डिटेल कि हाँ हमने सर्टिफिकेट डिस्ट्रॉय कर दिए। डिस्ट्रॉय होने के 7 दिन के अंदर अंदर आपको स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है द कंपनी शैल फर्निश अ सर्टिफिकेट टू द सेबी विद इन 7 डेज ऑफ डिस्टिंग्विश एंड डिस्ट्रक्शन duly certified and verified by registrar and or a merchant banker or by managing director secretarial auditor। यहाँ पे जब आप एक्सटिंग्विश करोगे सिक्योरिटीज, तो उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपको किसको बताना था? स्टॉक एक्सचेंज को बताना था कि आपने एक्सटिंग्विश कर दी सिक्योरिटी, और उसी 7 दिन के अंदर अंदर आपको सेबी को भी एक सर्टिफिकेट देना है। यू विल हैव टू फर्निश अ सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट में आप क्या क्या लिखोगे कि हाँ हमने सारा बायबैक कंप्लाई कर लिया, और सर्टिफिकेट कुछ लोगों के द्वारा साइंड होना चाहिए। कौन? ड्यूली सर्टिफाइड बाय रजिस्ट्रार या फिर मर्चेंट बैंकर। तो यहाँ पे हमने पूरी टाइमलाइन क्या देखी? आपने जैसे ही पेमेंट कर दिया, आपको सर्टिफिकेट फिजिकली डिस्ट्रॉय करने हैं। कितने दिन के अंदर अंदर? जब हमने लोगों के शेयर एक्सेप्ट कर लिए उसके 15 दिन के अंदर अंदर हमको सर्टिफिकेट डिस्ट्रॉय करने हैं। किसकी प्रेजेंस में? रजिस्ट्रार या फिर मर्चेंट बैंकर की प्रेजेंस में, उसके साथ साथ सेक्रेटोरियल ऑडिटर होना चाहिए। और वो 15 दिन को एक्सटेंड करते करते भी हम मैक्स कितना जा सकते हैं? बायबैक पीरियड खत्म होने के 7 दिन, उससे ज्यादा नहीं जा सकते। बायबैक पीरियड क्या होता है? जिस दिन हमने बोर्ड रेजोल्यूशन या फिर शेयर होल्डर रेजोल्यूशन पास किया, उस रेजोल्यूशन से लेके टिल द पेमेंट, वो हमारा पूरा का पूरा होता है बायबैक पीरियड। अब आपने सर्टिफिकेट और डिस्ट्रॉय कर दिए, आपको 2 लोगों को बताना पड़ेगा। एक तो स्टॉक एक्सचेंज को पर्टिकुलर्स देना पड़ेगा विद इन 7 डेज, दूसरा आपको सेबी को भी एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा विद इन 7 डेज ऑफ एक्सटिंग्विशमेंट। Next, the company shall ensure that all the security are within 7 working days from the expiry of the buyback period। ये मैक्स टू मैक्स टाइम जो हमने यहाँ पे देखा ना, वही वापस लिखा है कि मैक्स टू मैक्स आपका एक्सटिंग्विशमेंट कितने दिनों में हो जाना चाहिए। Next, if the share or the security offered for buyback is already in demat form, then it shall be distinguished and destroyed in the manner specified by the depository regulation and the bylaws। अगर आपका डीमैट फॉर्म में शेयर्स है तो आपको एक्सटिंग्विश और डिस्ट्रॉय किसके अकॉर्डिंग करना है? डिपॉजिटरी के रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग करना है।
Next, when the company buy back the share or specified security under the regulation, it shall maintain the register in form number SH10. ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप बायबैक कर रहे हो तो बायबैक का भी रजिस्टर मेंटेन होता है कंपनीज एक्ट के SH10 में, तो ये इन जनरल अपने को याद रखने की जरूरत नहीं है। अब पूरा एक बार अपना पूरा का पूरा बायबैक रिवाइज कर लेते हैं टेंडर ऑफर वाला। सी कल हमने क्या देखा था कि अगर हम बायबैक कर सकते हैं किससे, अगर हमें अपने सेबी बायबैक रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कोई लिस्टेड कंपनी बायबैक कर रही है तो लिस्टेड कंपनी 3 टाइप से बायबैक कर सकती है। पहला क्या था, टेंडर ऑफर। टेंडर का मतलब है फेयर, टेंडर ऑफर मतलब फेयर ऑफर। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है हम उनको कुछ रेशियो बता रहे हैं कि इतना आपका एंटाइटलमेंट है, आप अपने उस हिसाब से इतने इतने शेयर हमें बायबैक के लिए दे सकते हो, इस प्राइस पे दे सकते हो। वो क्या है, हमारा टेंडर ऑफर। जैसे अगर कंपनी ने डिसाइड कर लिया 5:1 में आप शेयर बायबैक के लिए दे सकते हो, हम 150 रुपए में खरीदने के लिए रेडी हैं, प्राइस फिक्स्ड है। और टेंडर ऑफर में क्या हो रहा है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को हम पहले अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आपको शेयर सेल करने हैं 5:1, मतलब आपके पास अगर 5 शेयर है तो उनमें से 1 शेयर हम ले सकते हैं, आप वो 1 शेयर सेल कर सकते हो, तो वो हो गया टेंडर ऑफर। सेकंड हमने देखा था बायबैक थ्रू ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में भी 2 मेथड थे, बायबैक थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। आपको जितने शेयर लेने हैं आप डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज पे जाओ, कोई भी शेयर होल्डर से आपको 1 to 1 करने की जरूरत नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज पे जाओ, वहां से आप शेयर्स खरीद लो जितने जितने आपको शेयर्स चाहिए, तो हो गया बायबैक थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। अब नेक्स्ट आया था बायबैक थ्रू हमारा वही बायबैक थ्रू ओपन मार्केट, और दूसरा क्या था, बुक बिल्डिंग प्रोसेस। बुक बिल्डिंग प्रोसेस में हम क्या बोलेंगे, हम शेयर होल्डर्स को बोलेंगे कि आप प्राइस बताओ कि आप किस प्राइस पे बायबैक करवाना चाहते हो, हम उनको एक प्राइस रेंज दे देंगे, वो बिडिंग करेंगे, फिर हम उस बिड के अकॉर्डिंग एक कट ऑफ प्राइस डिसाइड करेंगे, उनको फिर कट ऑफ प्राइस के अकॉर्डिंग फाइनल प्राइस बताएंगे और फिर उसके हिसाब से हम उनसे शेयर ले लेंगे। तो बायबैक के 3 मेथड, पहला क्या था, बायबैक थ्रू टेंडर ऑफर, सेकंड था बायबैक फ्रॉम ओपन मार्केट थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, थर्ड क्या था, बायबैक फ्रॉम ओपन मार्केट थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस। उसमें हमने कल स्टार्ट किया था बायबैक थ्रू टेंडर ऑफर। ये पूरा का पूरा हमारा टेंडर ऑफर का चार्ट है। बायबैक थ्रू टेंडर ऑफर में सबसे पहले आपको अप्रूवल लगेगा, बोर्ड रेजोल्यूशन या स्पेशल रेजोल्यूशन। एक बार मेरे को वापस रिवाइज कराओ, स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट कब होती है, जब हम बायबैक कितना करते हैं, मोर देन 10% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, तब हमें स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है। अगर हम अप टू 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, ध्यान रखना वर्ड क्या है, पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप था या पेड अप शेयर था या पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, याद आ रहा है कुछ? 10% वाले में कौन सा पॉइंट था, पेड अप शेयर कैपिटल और पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। Just refer it once. तो यहाँ पे ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप बायबैक कितना कर रहे हो, 10% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, इस अमाउंट तक का बायबैक कर रहे हो तो बोर्ड रेजोल्यूशन लगेगा। लेकिन अगर आप बायबैक कर रहे हो मोर देन 10% ऑफ, ध्यान रखना, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, उससे ज्यादा का बायबैक कर रहे हो तो हमें स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा। तो कुछ केसेस में बोर्ड रेजोल्यूशन से काम हो जाएगा, कुछ केसेस में स्पेशल रेजोल्यूशन। सबसे पहले अप्रूवल लोगे, अप्रूवल के 2 वर्किंग डेज के अंदर कंपनी क्या करेगी, पब्लिक अनाउंसमेंट कर देगी। पब्लिक अनाउंसमेंट में क्या बताएगी, रिकॉर्ड डेट भी बताएगी। पब्लिक अनाउंसमेंट किसे करेगी, न्यूज़पेपर, इंग्लिश, हिंदी, रीजनल न्यूज़पेपर। और पब्लिक अनाउंसमेंट सेबी को भी करेगी, स्टॉक एक्सचेंज को भी करेगी। स्टॉक एक्सचेंज कॉपी ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट वापस पब्लिक को देगा, और कॉपी एक और जाएगी पब्लिक अनाउंसमेंट की वेबसाइट पे। किसकी किसकी वेबसाइट पे, दैट इज स्टॉक एक्सचेंज, मर्चेंट बैंकर और कंपनी, इन तीनों की वेबसाइट पे पब्लिक अनाउंसमेंट की कॉपी जाएगी। अब जो यहाँ पे रिकॉर्ड डेट फिक्स की, अब उस रिकॉर्ड डेट के दिन के अंदर क्या होगा, उस रिकॉर्ड डेट के 2 वर्किंग डेज के अंदर अंदर सेबी को लेटर ऑफ ऑफर फाइल करना पड़ेगा। किसको, सॉरी, कंपनी को लेटर ऑफ ऑफर फाइल करना पड़ेगा, सेबी को, शेयर होल्डर को। जब कंपनी लेटर ऑफ ऑफर सेबी को फाइल करेगी तो वो 2 चीजें करेगी, एक तो कंप्लायंस ऑफ सॉल्वेंसी और दूसरा एक सर्टिफिकेट बाय द मर्चेंट बैंकर, दोनों लगेगा यहाँ पे लेटर ऑफ ऑफर को, और ये किसको देंगे, सेबी को। और एक लेटर ऑफ ऑफर नहीं चला जाएगा शेयर होल्डर को,
तो शेयर होल्डर, ओके। फिर हमारा आता है रिकॉर्ड डेट के 4 वर्किंग डेज के अंदर अंदर हमारा इशू ओपन हो जाना चाहिए। इशू ओपन हुआ उसके पहले ही हमें एस्क्रो अकाउंट बना लेना है। एस्क्रो अकाउंट में अपने क्या डिपॉजिट करेंगे, जितना हमारा कंसिडरेशन है, अप टू 100 करोड़ है तो 25%, अबव है उसके तो 25%, अप टू 100 एंड बचेगा का 10%। तो हमारा इशू ओपन हो गया। इशू ओपन कितने दिन तक रहेगा? 5 वर्किंग डेज तक रहेगा। फिर हमारा हो गया इशू क्लोज। जैसे ही इशू क्लोज हुआ हमें एक सेपरेट बैंक अकाउंट बनाना है और सारा का सारा कंसीडरेशन उसमें ट्रांसफर कर देना है। जैसे ही हमने कंसीडरेशन ट्रांसफर किया तो हम एस्क्रो अकाउंट का कितना परसेंट ले सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ 90% ऑफ द अमाउंट। 10% ऑफ द अमाउंट वो रहेगा ही एस्क्रो अकाउंट में। जब सारे ऑब्लिगेशन कंप्लीट हो जाएंगे तब वो कंपनी को वापस मिल जाएगा। तो इशू क्लोज हो गया, इमीडिएटली हम सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन किया। जैसे ही इशू क्लोज हुआ उसके 5 वर्किंग डेज के अंदर अंदर हमें क्या करना है, जितने भी शेयर्स और सिक्योरिटीज आए हमारे लिए बायबैक के पास, तो उसको हम वेरीफाई कर लेंगे, हाँ ये सिक्योरिटी होल्डर है, इन्होंने बायबैक किया, इन्होंने बायबैक के लिए दिए, और उनका पेमेंट हमें कर देना है इशू क्लोज होने के 5 वर्किंग डेज के अंदर अंदर। अब जैसे ही पेमेंट हुआ, पेमेंट के हमें क्या देखना है, विद इन 15 वर्किंग डेज के अंदर अंदर हमें क्या कर देना है, ओके। जैसे ही पेमेंट हुआ उसके 15 वर्किंग डेज के अंदर वी विल हैव टू डू वन थिंग। एक मिनट, हाँ, जिस दिन एक्सेप्टेंस और वेरिफिकेशन हुआ, सॉरी एक पॉइंट, जिस दिन एक्सेप्टेंस या वेरिफिकेशन हुआ उसके 15 वर्किंग डेज के अंदर अंदर हमें शेयर सर्टिफिकेट फिजिकली डिस्ट्रॉय और एक्सटिंग्विश कर देने हैं। जिस दिन हमने एक्सटिंग्विश कर दिए उसके 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर हमें एक सर्टिफिकेट को सेव ही देना है। एक और चीज क्या करना था, स्टॉक एक्सचेंज को पर्टिकुलर्स देना था। ये पूरा का पूरा अपना मोटा मोटी टाइमलाइन है। एंड में जब आपको रिवाइज करना होगा, पूरा बायबैक अच्छे से पढ़ लिया तो ये चार्ट बहुत हेल्पफुल होंगे रिवीजन के लिए। अब ये रिवीजन कर लिया, फिर नेक्स्ट टाइम कभी भी बायबैक पढ़ने बैठोगे तो सोचना कि हाँ अपने ये प्रोसेस बना पा रहे हैं, ये चार्ट अपने समझ पा रहे हैं, खुद से एनालाइज कर पा रहे हैं, हाँ नेक्स्ट स्टेप ये होगा विदाउट सीइंग द चार्ट, वो करना। तो आपका बायबैक प्रोसेस पूरा का पूरा इससे वन टाइम में रिवाइज हो जाएगा। ये वाला टेंडर ऑफर वाला विद टाइमलाइन यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा। अब कुछ हम मिसलेनियस प्रोविजंस देख लेते हैं। स्टार्ट हमने किया था ऑब्जेक्टिव ऑफ बायबैक से, इसमें से 5 से 7 अपने को याद रखने थे। नेक्स्ट हमने देखा था प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, उसमें इंपॉर्टेंट क्या था, आप बायबैक कौन से पैसों से कर सकते हो। तो हमने चीजें देखी थी क्या, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, एंड नेक्स्ट हमने देखा था प्रोसीड ऑफ इशू ऑफ द शेयर। आप दूसरे कोई सिक्योरिटी इशू करके बायबैक कर सकते हो पुरानी सिक्योरिटीज का, लेकिन एक कंडीशन थी, अगर मैं इक्विटी शेयर का बायबैक कर रही हूं तो मैं वो सेम काइंड की सिक्योरिटी इशू करके उनके पैसे यूज नहीं कर सकती इन इक्विटी शेयर को बायबैक करने के लिए। ये मैंने देखा, ये हमने सारे पॉइंट्स देख लिए थे। फिर कुछ पॉइंट आया था कब बोर्ड रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है, कब स्पेशल रेजोल्यूशन की। अगर आप बायबैक कर रहे हो अप टू 10% ऑफ इक्विटी कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, कोई भी आपको स्पेशल रेजोल्यूशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बोर्ड रेजोल्यूशन से ही काम हो जाएगा। अगर आप बायबैक कर रहे हो मोर देन 10% ऑफ इक्विटी एंड पेड के फ्री रिजर्व का, उससे ज्यादा के अमाउंट का बायबैक कर रहे हो तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा। फिर हमने नेक्स्ट देखा था कि एक साल में मैक्स टू मैक्स कितना बायबैक हो सकता है, 25% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। यहाँ पे पेड अप मतलब पेड अप इक्विटी एंड फ्री इक्विटी एंड प्रेफरेंस दोनों आ जाएगा। लेकिन अगर हम इक्विटी शेयर का बायबैक कर रहे हैं तो हम यहाँ 25% में पेड अप कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल लेंगे, दैट इज 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। उतना ही आप एक साल में बायबैक कर सकते हो।
आई होप इन दोनों पॉइंट में डाउट नहीं है। फिर हमने देखा बायबैक के बाद जो हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब हमारी डेट इक्विटी से 2 टाइम ज्यादा नहीं होनी चाहिए पोस्ट बायबैक। नेक्स्ट हमने देखा था कि अगर ओके however no offer of buyback mentioned shall be within a period of 1 year reckoned from the date of closure of। आप दो बायबैक के बीच में मिनिमम 1 साल का गैप तो होना ही चाहिए, ये हमने यहाँ पे देखा था, ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट हम बायबैक कर रहे हैं तो सारी सिक्योरिटी फुल्ली पेड अप होनी चाहिए। अगर बायबैक लिस्टेड एंटिटी का हो रहा है तो उसको हमारा सेबी का बायबैक रेगुलेशन 2018 फॉलो करना पड़ेगा। अब आता है हमारा सेबी बायबैक रेगुलेशन 2018। इसमें 80% तो वही चीजें हैं जो कंपनीज एक्ट में ऑलरेडी बोली गई हैं अपनी कंपनीज एक्ट के रेगुलेशन में। सेक्शन कौन से थे? 68, 69, 70 एंड रूल नंबर 17 ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स। अब ये जो चीजें कंपनीज एक्ट में बोली हुई थी ना कि कौन से प्रोसीड से कितना का बोर्ड और स्पेशल रेजोल्यूशन, वो सारी चीजें एटलीस्ट 80% यहाँ पे सेम है, कुछ एडिशनल पॉइंट है वही हमें देखने। एक बार हम गो थ्रू करते जाते हैं और देखते जाते हैं कौन से नए पॉइंट्स हैं। तो सेबी बायबैक रेगुलेशन कब लगेगा? ओनली ऑन द लिस्टेड एंटिटीज एंड अनलिस्टेड एंटिटी शैल कंटिन्यू टू बी गवर्न्ड बाय प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। अब एप्लीकेबिलिटी आती है वही बायबैक ऑफ द शेयर और स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। शेयर्स में सुपीरियर वोटिंग राइट वाले भी शेयर आएंगे, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। अब कुछ डेफिनेशन दी हुई है। सबसे पहले बायबैक पीरियड, हमने बायबैक पीरियड देखा हुआ था अभी, जहां पे क्या आया था कि आप मैक्स टू मैक्स कितना टाइम दे सकते हो शेयर एक्सटिंग्विश करने में। मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है? 7 डेज फ्रॉम बायबैक पीरियड। तो बायबैक पीरियड कौन सा है? द पीरियड बिटवीन द डेट ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन और द डेट ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, board resolution or declaration by postal ballot, special resolution as the case may be, to authorize the buyback and the date on which the payment of consideration। तो ये पूरा का पूरा डेट, बोर्ड रेजोल्यूशन या स्पेशल रेजोल्यूशन जिस दिन पास हुआ वहां से लेके जिस दिन आप पे नहीं कर देते, पूरा का पूरा क्या हो गया? बायबैक पीरियड हो गया। सी ये डेफिनेशन तो डायरेक्ट आने के चांसेस नहीं है, बट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए डेफिनेशन है कि बायबैक पीरियड किसे बोलते हैं। नेक्स्ट कंट्रोल, कंट्रोल वही बोला है कि जो हमने टेक ओवर कोड में कंट्रोल की डेफिनेशन देखी थी, मतलब आप किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करने का राइट रखते हो, मेजॉरिटी बोर्ड डिसीजन लेने का राइट रखते हो, वही सेम का सेम कंट्रोल यहाँ पे मीनिंग है। नेक्स्ट आता है सेक्रेटोरियल ऑडिटर। सेक्रेटोरियल ऑडिटर को भी कट कर दो। सेक्रेटोरियल ऑडिटर मींस जो कि कंपनी सेक्रेटरी है वो हो सकता है एक सेक्रेटोरियल ऑडिटर। नेक्स्ट आता है स्मॉल शेयर होल्डर। कल हमने स्मॉल शेयर होल्डर देखा था, तो वहां पे एक पॉइंट आया था कि अगर आप टेंडर ऑफर के थ्रू बायबैक कर रहे हो तो जितना बायबैक कर रहे हो उसका 15% हमें स्मॉल शेयर होल्डर के लिए अलग रखना पड़ेगा। अब स्मॉल शेयर होल्डर में कल मैंने शायद फेस वैल्यू बोला था, माय मिस्टेक, माय बैड। स्मॉल शेयर होल्डर में मार्केट वैल्यू अपने लेंगे। एक बार डेफिनेशन वापस रीड कर लेते हैं स्मॉल शेयर होल्डर की। सो a shareholder of a company who hold the share or security whose market value on the basis of closing price of the share or security on the recognized stock exchange with highest trading volume in respect on a record date is not more than 2 lakh rupees। आपको स्मॉल शेयर होल्डर कब बोला जाएगा? जब आपने उस कंपनी के शेयर या स्पेसिफाइड सिक्योरिटी होल्ड करके रखे हैं। कौन से दिन? रिकॉर्ड डेट के दिन। हम देखेंगे रिकॉर्ड डेट के दिन रिकॉर्ड डेट के दिन वो शेयर्स कौन से स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड थे। मान लो बीएसई एनएसई दोनों में लिस्टेड थे। फिर हम देखेंगे कौन से स्टॉक एक्सचेंज में हाईएस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम था। अब मान लो एनएसई में उस स्टॉक एक्सचेंज में उस शेयर का हाईएस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम था, हाईएस्ट बाइंग और सेलिंग थी, तो हम क्या करेंगे? एनएसई के जो दिन हमने रिकॉर्ड डेट फिक्स किया, रिकॉर्ड डेट का क्लोजिंग प्राइस लेंगे कौन से स्टॉक एक्सचेंज का जहां पे हाईएस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम है, वो क्लोजिंग प्राइस हो जाएगा मार्केट प्राइस। उस मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग अपने शेयर की, उस स्मॉल शेयर होल्डर के सारे शेयर्स की वैल्यू कितनी है? 2 लाख है, तो उसको स्मॉल शेयर होल्डर बोलेंगे। अब मेरा पोर्टफोलियो कितने का भी हो सकता है, 1 करोड़ 10 करोड़ उतना हो सकता है, लेकिन अगर मैंने मान लो रिलायंस के शेयर होल्ड करके रखे हैं और रिकॉर्ड डेट के दिन मेरे रिलायंस की शेयर होल्डिंग की मार्केट वैल्यू कितनी है? 2 लाख तक है, तो मैं रिलायंस के लिए स्मॉल शेयर होल्डर होंगी। जस्ट रीड दिस डेफिनेशन वंस।
आई होप ये क्लियर है। स्मॉल शेयर होल्डर में 2 लाख तक की वैल्यू के शेयर आप उस कंपनी के होल्ड करते होने चाहिए जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं। नो डाउट आपका पोर्टफोलियो कितना भी बड़ा है वो हमें नहीं देखना, आप उस स्पेसिफिक कंपनी के कितने शेयर होल्ड कर रहे हो जिसकी मार्केट वैल्यू 2 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो आप हो गए स्मॉल शेयर होल्डर। नेक्स्ट है स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है टेंडर ऑफर, जो हम बायबैक थ्रू टेंडर ऑफर पढ़ रहे थे। टेंडर का मतलब है फेयर प्राइस पे, जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है हम उनको फेयर प्राइस पे बायबैक करने के लिए ऑफर कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू सम फिक्स्ड रेशियो या एंटाइटलमेंट। टेंडर ऑफर an offer by the company to buy back its own share or securities through the letter of offer from the holder of the share or securities। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को हम कोई ऑफर दे रहे हैं बायबैक का, तो उसको क्या बोलेंगे? टेंडर ऑफर। अब ये डेफिनेशन बताई थी, अब यहाँ पे बताया हुआ है कि सेबी की कुछ कंडीशन है बायबैक की। अब भी मैंने बोला एटलीस्ट 80% ऑफ द कंडीशन सेबी की बायबैक की और कंपनीज एक्ट की बायबैक की सेम होगी। सी अपने रीड करते हैं यहाँ पे। पहला पॉइंट, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ एनी बायबैक शैल बी 25% और लेस देन एग्रीगेट ऑफ द पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी बेस्ड ऑन consolidated and standalone financial statement of the company whichever is lower, all the share and securities shall be fully paid up। ये सेम है। सी यहाँ पे एक थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट यहाँ पे बोला, आप मैक्सिमम बायबैक कितना कर सकते हो वहां भी बताया गया था कि आप हमारी लिमिट ऑफ बायबैक आप कितने अमाउंट तक का, अप टू व्हाट अमाउंट, आप कितने वैल्यू तक का बायबैक कर सकते हो, तो वो बताया गया मैक्स टू मैक्स 25% ऑफ शेयर कैप पेड अप प्लस रिजर्व। ये बोला गया। मान लो आज आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बायबैक करना चाहते हो, तो आप क्या देखोगे कितने अमाउंट तक का हम बायबैक कर सकते हैं। ध्यान रखना क्या अमाउंट, कितने पैसों तक का हम बायबैक कर सकते हैं। तो हमारे टोटल पेड अप कैपिटल, पेड अप में यहाँ पे इक्विटी भी आ जाता है, रिजर्व भी आ जाता है। टोटल पेड अप कैपिटल का कितना, हम टोटल पेड अप कैपिटल का और रिजर्व का 25% तक बायबैक कर सकते हैं। ये सेम पॉइंट वहां पे भी था। और एक और पॉइंट क्या था कि अगर आप इक्विटी शेयर कैपिटल का बायबैक करना चाहते हो तो कितने अमाउंट तक का कर सकते हो। इन केस ऑफ इक्विटी आप कितने अमाउंट तक का कर सकते हो, 25%। आप उस टाइम देखना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ पेड अप इक्विटी प्लस रिजर्व। ये आप मैक्स टू मैक्स इतना बायबैक कर सकते हो एक साल में। अब ये हमारा बायबैक हो गया, ये टोटल बायबैक की लिमिट बताई गई है। ये इन अमाउंट में आप कितना पैसा यूज कर सकते हो एक साल में बायबैक के लिए, तो वो बताया हुआ है। अब नेक्स्ट हमारा आता है एक और पॉइंट, हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ आपका ये जो पेड अप कैपिटल और रिजर्व है वो देखा जाएगा आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 टाइप के हो सकते हैं, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें, अगर टाटा मोटर्स का बिजनेस जितना भी है, टाटा मोटर्स खुद की कंपनी का जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ खुद की कंपनी का, उसको बोलेंगे हम स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन टाटा मोटर अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है और उसमें अपनी ज्वाइंट वेंचर को भी इंक्लूड कर रही है, सब्सिडरी के भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड कर रही है, तो ये जो अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना उसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट, बाकी सारे के सारे ये दोनों पॉइंट तो ऑलरेडी किसमें थे, अपने कंपनीज एक्ट वाले में थे। तो एक एडिशनल पॉइंट यहाँ पे क्या है कि हम जब 25% देखेंगे तो वो दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट का देखेंगे, स्टैंड अलोन का भी कंसोलिडेटेड का भी। जिसमें कम अमाउंट होगा वो हम लेंगे, उतना ही हम मैक्स टू मैक्स एक साल में बायबैक कर सकते हैं। अब नोट, in respect of number of equity share bought back in a financial year, the maximum limit 25 shall be considered with respect to the total paid up equity share capital of the company in that financial year। See, ये पॉइंट यहाँ पे अलग है
और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट भी है, यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर की बात की गई। अगर आपको पहले अमाउंट, आप कितना अमाउंट यूज कर सकते हो बायबैक के लिए वो बताया गया, 25% ऑफ दोनों पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व उतना यूज कर सकते हो। आपको इक्विटी शेयर बायबैक करने हैं तो कितने इक्विटी शेयर, कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो जितने आपके इक्विटी शेयर है उसका 25% ही हम बायबैक कर सकते हैं। 25% टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल का 25% हम एक फाइनेंशियल ईयर में बाय कर सकते हैं। सी, अब इसको हम एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, इक्विटी कैपिटल दे रखी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर दे रखा है। व्हाट इज द मैक्सिमम इक्विटी शेयर, व्हाट इज द मैक्सिमम इक्विटी शेयर कैपिटल एंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, कितना हम अमाउंट में बायबैक कर सकते हैं और कितने इक्विटी शेयर बायबैक कर सकते हैं, दोनों चीजें अलग हैं, वो हमें निकालना है। मैक्सिमम इक्विटी शेयर कैपिटल बॉट बैक, मैक्सिमम इक्विटी शेयर कैपिटल बॉट बैक कितना हो जाएगा, नंबर, that is what is the maximum equity share capital and number of equity share। आप कितने इक्विटी शेयर बॉट बैक कर सकते हो, तो आपके कितने इक्विटी शेयर हैं हमारे टोटल, ओके 6 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल है। आप सिर्फ और सिर्फ इसका 25% तक का, सिर्फ और सिर्फ 25% तक का इक्विटी शेयर कैपिटल का आप बायबैक कर सकते थे। अब ये पॉइंट कौन सा है, यहाँ वाला पॉइंट है, दैट इज इन केस ऑफ इक्विटी आप कितने अमाउंट तक का इक्विटी बायबैक कर सकते हो, 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व। यहाँ पे कोई रिजर्व नहीं है तो पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है हमारा, 6 लाख का पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है, तो हम कितने रुपीस का बायबैक कर सकते हैं, 6 लाख का 25%, दैट इज 1,50,000। अब हम 1,50,000 हमने बायबैक कर लिया और कितने शेयर्स का अपन बायबैक कर सकते हैं, तो शेयर के टर्म में क्या आ जाएगा, भाई 6 लाख इक्विटी शेयर, 6 लाख के इक्विटी शेयर हैं तो टोटल कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हुए हमारे पास, टोटल हमारे पास 60,000 इक्विटी शेयर हुए। इन 60,000 का कितना परसेंट आप बायबैक कर सकते हो, 25% इन टर्म्स ऑफ नंबर, तो 60,000 का 25% वुड बी 15,000 शेयर्स आप बायबैक कर सकते हो। वही बोला मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने बायबैक कर सकते हो, 15,000 की आप मैक्स टू मैक्स इक्विटी शेयर बायबैक कर सकते हो। सी, अभी तक के बायबैक के सारे पॉइंट सेम है, यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर की बात की गई, ये पॉइंट थोड़ा अलग है कि आप पहला क्या था अमाउंट, आप कितना पैसा यूज कर सकते हो बायबैक में, तो वो बताया गया कि नॉर्मल बायबैक हो रहा है तो 25% ऑफ शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व आप यूज कर सकते हो बायबैक में, और अगर आप इक्विटी शेयर का बायबैक हो रहा है तो आप कितना पैसा यूज कर सकते हो बायबैक में, 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। नेक्स्ट आया कितने इक्विटी शेयर आप बायबैक कर सकते हो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो बोला जितने इक्विटी शेयर इशूड है उसका 25% ही हम बायबैक कर सकते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इन अ फाइनेंशियल ईयर। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट, the ratio of aggregate of secured and unsecured loan to that of paid up capital and free reserve shall be 2:1। अब ये वही सेम पॉइंट बोला है कि डेट इक्विटी का रेशियो कितना होगा, 2:1 होगा। अब 2:1 से ज्यादा डेट नहीं हो सकती, सेम वही पॉइंट है, बस इन्होंने थोड़ा लैंग्वेज ट्विस्ट एंड टर्न कर दिया, वर्ड्स वही है, लेकिन अब हम जो डेट और इक्विटी देखेंगे पोस्ट बायबैक, वो यहाँ पे ऊपर वाला पॉइंट क्या था, हम दोनों चीजें देखेंगे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वहां पे जहां पे भी लोअर आएगा standalone and consolidated financial statement less than or equal to 2%, 2:1 on the basis of a standalone and consolidated financial statement, हम दोनों financial statement देखेंगे। सी, यहाँ पे ये पॉइंट सिर्फ और सिर्फ यही याद रखना जो अपन ने कंपनीज एक्ट में पढ़ा था, सेम है, तो यहाँ पे अगर ये यहाँ से नहीं पढ़ोगे ना तो भी चलेगा, इसको कट कर दो। तो अपन ने क्या पढ़ा, डेट इक्विटी रेशियो बायबैक के बाद कितना होना चाहिए, 2:1 होना चाहिए, बस। अब नेक्स्ट बोल रहा है बी लेस देन और इक्वल टू, मतलब 2:1 से ज्यादा नहीं हो सकता, वही पॉइंट था, बेस्ड ऑन बोथ आफ्टर एक्सक्लूडिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ऑल द सब्सिडरी दैट आर एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज एंड आरबीआई एक्सेट्रा।
ये एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इनका काम ही क्या है, लोन प्रोवाइड करना। तो ऑब्वियसली इनका डेट इक्विटी रेशियो 2:1 नहीं हो सकता, इनका डेट हाइयर ही होगा। तो इनको 2:1 फॉलो नहीं करना, इनको कौन सा रेशियो फॉलो करना है, यहाँ पे दिया हुआ है, इनको 6:1 फॉलो करना है। अगर आप खुद कौन हो, एनबीएफसी हो या कोई बैंकिंग कंपनी हो, तो आप पे 2:1 एप्लीकेबल नहीं होता, आप पे 6:1 एप्लीकेबल होता है। उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी डेट। मतलब पोस्ट बायबैक हमारी इक्विटी 100 रुपए की है, तो नॉर्मल केस में हमारी डेट कितनी होगी, 200 रुपए की हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। पोस्ट बायबैक डेट इक्विटी रेशियो 2:1 होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई बैंकिंग कंपनी है, एनबीएफसी कंपनी है, तो उनको 2:1 फॉलो नहीं करना, उनको क्या फॉलो करना है, 6:1 भी फॉलो करेंगे तो भी अलाउड है। ये सारे पॉइंट रिपीटेड ही है। अपने को एक नया पॉइंट क्या मिला था कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बॉट बैक नंबर के फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ था, और दूसरा क्या पॉइंट मिला था हमें, दिस कंसोलिडेटेड विच एवर इज लोअर। तो ये दो पॉइंट अगर यहाँ पे इग्नोर भी करोगे ना तो चलेगा। मोटा मोटी कंपनीज एक्ट ने अभी जो भी बोला और वही का वही सेम चीज हमारा सेबी भी बोल रहा है। तो ये आपने सारे पॉइंट्स रीड कर लिए। यहाँ पे नया पॉइंट क्या था, एक बस ये 6:1 वाला नया पॉइंट था, और स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड। तो उन दोनों पॉइंट को हाईलाइट कर लो, बाकी जब रिवाइज करोगे या फर्दर बैठोगे पढ़ने के लिए तो बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अपन ने कंपनीज एक्ट का पढ़ा हुआ होगा, तो ये रिपीटेड ही है। एज आई सेड 80% ऑफ द कंटेंट सेम होगा। नेक्स्ट बोला है एडिशनल कंडीशन। कुछ यहाँ पे एडिशनल कंडीशन दी हुई है बायबैक ऑफ द शेयर की। ये थोड़ी एडिशनल कंडीशन है जो हमारे वहां पे कंपनीज एक्ट में लिखी हुई नहीं थी। क्या कंडीशन है, पहला, आप बायबैक नहीं करोगे सो एज टू डीलिस्ट द शेयर। हमारे पूरा डीलिस्टिंग का रेगुलेशन है। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने आज शेयर होल्डर से शेयर बायबैक कर लिए और फिर बोला कि हम तो अब स्टॉक एक्सचेंज से ही डीलिस्ट हो रहे हैं। लिस्टिंग मतलब आपके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है। अब डीलिस्टिंग का मतलब आप स्टॉक एक्सचेंज से ट्रेडिंग वाला जो शेयर्स अवेलेबल थे उनको उनके साथ खुद भी पूरा का पूरा डीलिस्ट हो रहे हो, आप स्टॉक एक्सचेंज पे एग्जिस्ट नहीं करोगे, तो आप बायबैक नहीं कर सकते। क्यों? अगर आपका बैक मोटिव क्या है, डीलिस्टिंग, तो उस केस में आप बायबैक नहीं कर सकते। A company shall not buy back share of specified security so as to delist the share from a stock exchange। या फिर आप बायबैक सिर्फ और सिर्फ जो रूट्स बताए हुए उनके ही अकॉर्डिंग कर सकते हो। क्या रूट थे? एक तो टेंडर ऑफर था, दूसरा क्या था, ओपन मार्केट थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, ओपन मार्केट थ्रू बुक बिल्डिंग। इन तीनों के अलावा आप बायबैक नहीं कर सकते। अब आप बायबैक कर रहे हो 1-on-1 बेसिस पे, किसी शेयर होल्डर के पास जाके आप प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू बायबैक कर रहे हो। आप जा रहे हो किसी शेयर होल्डर के पास और बोल रहे हो तू मेरे को अपने शेयर्स दे दे, तो वैसा बायबैक अलाउड नहीं है। तो यही बोला है, फ्रॉम एनी पर्सन थ्रू नेगोशिएटेड डील। नेगोशिएटेड डील मतलब आप उस पर्सन के पास जा रहे हो 1-on-1 बेसिस और सिर्फ उसी से बायबैक कर रहे हो, वो अलाउड नहीं है। और ऑफ मार्केट स्टॉक एक्सचेंज, भले ही वो डील आप स्टॉक मार्केट के प्लेटफॉर्म के ऊपर करो या स्टॉक मार्केट के बाहर करो, दोनों अलाउड नहीं है। आप नेगोशिएटेड डील के थ्रू बायबैक नहीं कर सकते, और थ्रू स्पॉट ट्रांजेक्शन और थ्रू एनी ऑफ द प्राइवेट अरेंजमेंट। मतलब जो भी मेथड बताए हुए हैं बायबैक के, उसके अलावा आप कैसे भी बायबैक नहीं कर सकते। उसके बाद बोला, अ कंपनी शैल नॉट मेक एनी ऑफर ऑफ बायबैक विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द बायबैक। ये ऑलरेडी अपन ने पढ़ा हुआ है, तो इसको यहां से कट कर दो। आप एक दो बायबैक के बीच में टाइम लिमिट कितना होगा, 1 साल मिनिमम होना ही चाहिए, वही सेम पॉइंट है। नेक्स्ट है, अ कंपनी शैल नॉट बी अलाउड टू बाय बैक अनलेस द कॉन्सिक्वेंट रिडक्शन ऑफ द शेयर कैपिटल इज इफेक्टिव। अब आप बायबैक करोगे तो क्या होगा, शेयर कैपिटल का रिडक्शन होगा। आपने जो शेयर बायबैक कर लिए वो शेयर्स का पूरा रिडक्शन होना चाहिए। आप जैसे आपने शेयर होल्डर से 100 शेयर लिए, तो आप ले क्यों रहे हो, उनका कैंसिलेशन करने के लिए। तो मान लो आपकी 1000 शेयर कैपिटल शो कर रही थी, आपने 200 शेयर लिए, तो आपको यहां से शेयर कैपिटल रिड्यूस करके 800 दिखानी पड़ेगी। तो आप अगर बायबैक कर रहे हो तो आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि शेयर कैपिटल में रिडक्शन हो। अगर वो अरेंजमेंट आप नहीं कर रहे तो आप बायबैक भी नहीं कर सकते। ये रेट में है, जस्ट रीड दिस, ये पूरा पूरा
अपना वो जो अपन ने देखे थे स्पेशल रेजोल्यूशन और बोर्ड रेजोल्यूशन की कब कब रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे इसको रीड कर लो। नेक्स्ट मेथड्स ऑफ बायबैक। कल हमने ये देख लिया था कौन कौन से सीवी में बायबैक के मेथड्स हैं। अब कुछ चेंजेस आए थे, अब यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट हुए थे लास्ट जून में। द बायबैक फ्रॉम ओपन मार्केट थ्रू स्टॉक एक्सचेंज बेस्ड ऑन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हिच एवर सेट आउट शैल बी लेस देन। ये हम जब ओपन मार्केट वाला पढ़ेंगे कि बायबैक थ्रू ओपन मार्केट, तो उसके साथ कर लेंगे। नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ बायबैक। एक बार देखो ध्यान से, ये सेम के सेम सोर्सेज अपन ने कंपनीज एक्ट में पढ़े या नहीं पढ़े। सारे के सारे सोर्सेज अपने सेम ही है। प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू वही है, शैल नॉट बी मेड आउट ऑफ द प्रोसीड ऑफ अर्लियर इशू ऑफ सेम काइंड ऑफ द शेयर और सिक्योरिटीज। आप सेम टाइप के सिक्योरिटीज के पैसे लाए हुए हैं, उनको यूज नहीं कर सकते। प्रोहिबिशन ऑफ बायबैक। अब ये प्रोहिबिशन एक अलग टॉपिक है जो यहाँ पे है, जो कंपनीज एक्ट में अपन ने नहीं देखा था। कौन कौन से लोगों से आप बायबैक नहीं करवा सकते। The company shall not indirectly or directly purchase its own share or other specified security. आप अपनी सब्सिडरी के थ्रू ही अपने खुद के शेयर परचेज नहीं करवा सकते थ्रू एनी ऑफ द सब्सिडरी कंपनी इंक्लूडिंग ओन। आप अपनी ही इन्वेस्टमेंट कंपनी या ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी से शेयर बायबैक नहीं करवा सकते। नेक्स्ट बोला हुआ है व्हेन यू हैव मेड अ डिफॉल्ट इन द रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड इन द रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, इसको कट कर दो इतना। रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, इंटरेस्ट पेमेंट नेक्स्ट आता है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर, और नेक्स्ट आता है पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू शेयर होल्डर और एनी ऑफ द रीपेमेंट ऑफ द लोन और इंटरेस्ट पेबल देयरऑन। अगर आपने इन सारी चीजों में डिफॉल्ट किया है, कौन कौन सी चीजों में आपने डिपॉजिट को वापस रीपे नहीं किया, या फिर आपने डिपॉजिट लिया उस पे इंटरेस्ट था वो रीपे नहीं किया, या फिर आप पे लायबिलिटी थी कि आपको शेयर, आपको प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर रीपे रिडम्पशन करने थे, वो आपने रिडम्पशन नहीं किया, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर, या फिर आपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे नहीं किया, या किसी लोन का अमाउंट पे नहीं किया, या इंटरेस्ट का अमाउंट पे नहीं किया, और आपने वहां पे डिफॉल्ट किया है, तो डिफॉल्ट के केस के अंदर आपको बायबैक करने नहीं देंगे।
तो पहला क्या था, आप अपनी सब्सिडरी से बायबैक नहीं करवा सकते, इंक्लूडिंग सब्सिडरी ऑफ योर ओन कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी या ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट से बायबैक नहीं करवा सकते कंपनी। नेक्स्ट, अगर आपने डिफॉल्ट किया है लोन के रीपेमेंट में, लोन के इंटरेस्ट के रीपेमेंट में, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर में, एंड नेक्स्ट आता है शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करने में या लोन पे करने में, लोन का इंटरेस्ट पे करने में डिफॉल्ट किया, तो आपको बायबैक अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, द बायबैक इज नॉट प्रोहिबिटेड इफ डिफॉल्ट इज रेमेडीड एंड पीरियड ऑफ 3 years हैव elapsed आफ्टर सच डिफॉल्ट सीज टू सबसाइड। आपने डिफॉल्ट किया और आपने डिफॉल्ट को रेमेडी कर दिया, मतलब या तो पेमेंट कर दिया, सब कुछ आपने सही कर दिया, और उसके 3 साल हो गए, तब आप बायबैक कर सकते हो। मतलब मान लो आज आपने डिफॉल्ट किया और आपने पेमेंट कर दिया, तो आप अभी भी बायबैक के लिए एलिजिबल नहीं हो, आपको एटलीस्ट 3 साल वेट करना पड़ेगा। तो कोई भी कंपनी जिसने डिफॉल्ट किया वो बायबैक नहीं कर सकती। लेकिन अगर डिफॉल्ट किया और उसको सुधार दिया, सुधारने के 3 साल भी हो गए, उसके बाद अपन बायबैक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ऑथराइजेशन ऑफ बायबैक। ऑथराइजेशन ऑफ बायबैक, ऑथराइजेशन में सेम चीज है। आपको पहला हमने कंपनीज एक्ट में पढ़ा था, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपको बायबैक के लिए परमिशन मिली होनी चाहिए। सेम स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होता है कुछ कुछ केसेस में, कब, अगर आप मोर देन 10% ऑफ इक्विटी पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व, उससे ज्यादा बायबैक करो तब स्पेशल रेजोल्यूशन। नो स्पेशल रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड। सेम आपको स्पेशल रेजोल्यूशन कब चाहिए कब नहीं चाहिए वो बोला हुआ है। नेक्स्ट, आपको प्रायर कंसेंट लेना पड़ेगा लेंडर इन केस ऑफ ब्रेच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विद द लेंडर। तो ये एक अलग पॉइंट है, इसको टिक कर लो। यहाँ पे क्या बोला, अगर आप बायबैक कर रहे हो तो आपने जितने लोगों से उधारी लेके रखी थी, सॉरी ये भी नया पॉइंट नहीं है, ये भी अपन ने ऑलरेडी देखा हुआ था, वो इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड वाला पॉइंट था कि सॉरी सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट वाला पॉइंट था। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी अपन ने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, ये बोला हुआ है कि अगर आप बायबैक कर रहे हो तो आपके जो भी लेंडर्स है, जिससे जिसने आपने उधार लिया है, एक मिनट ये पॉइंट आया था या नहीं, आई एग्जैक्टली डोंट रिमेम्बर, आई गेस ये शायद पॉइंट नहीं आया हुआ, तो ये अपने को रेफर करना है। आप यहाँ पे क्या बोला है कि आपने लेंडर से प्रायर, आपने जिससे भी उधार लिया उनसे प्रायर पूछ लिया, प्रायर कंसेंट ले लिया कि हाँ हम बायबैक कर रहे हैं। और आप कंसेंट हर केस में नहीं लोगे, अगर आपने ब्रेच किया है कॉन्ट्रैक्ट का फिर उनसे पूछा है तो पूछना है आपको, अदरवाइज आपने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रेच नहीं किया तो आपको कंसेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट बोला है, इन केस ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन अ कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन एट अ जनरल मीटिंग फाइल्ड विद द सेबी एंड स्टॉक एक्सचेंज वेयर द शेयर्स आर लिस्टेड विदिन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर स्पेशल रेजोल्यूशन हुआ है तो उसकी कॉपी किसको जाएगी, सेबी को जाएगी एंड स्टॉक एक्सचेंज को जाएगी, कितने, 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर। ये याद रहा तो ठीक, नहीं याद रहा तो भी ठीक, इतना इसमें टाइम नहीं लगाना अपना, ठीक है। एंड नेक्स्ट आता है, अगर सिर्फ और सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट थी तो बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी कब तक जाएगी, विद इन 2 वर्किंग डेज ऑफ पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन। अगर बोर्ड रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है तो कॉपी कब तक जाएगी, बोर्ड रेजोल्यूशन के 2 वर्किंग डेज के अंदर अंदर कॉपी चली जाएगी सेबी को और स्टॉक एक्सचेंज को। अब ये एवरी बायबैक शैल बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year। मेरे को ये वाला पॉइंट कि आप जिस दिन आपने रेजोल्यूशन पास किया, बोर्ड रेजोल्यूशन या स्पेशल रेजोल्यूशन, उसके 1 साल के अंदर अंदर आपको पूरा का पूरा बायबैक का प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। और एक और 1 साल का पॉइंट आया था, कौन सा, 2 बायबैक के बीच में मिनिमम 1 साल का टाइम होना ही चाहिए। तो ये वाला पॉइंट, लेंडर का कंसेंट वाला पॉइंट, से ये बेसिक पॉइंट है, अपन सिर्फ और सिर्फ यहाँ टिक करके रखना कि कौन से पॉइंट कंपनीज एक्ट से अलग है, लेकिन ये बेसिक पॉइंट है, इसको याद रखोगे तो भी चलेगा, नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा। अपना इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो 3 टाइप के बायबैक जो अपने को देखने हैं, टेंडर ऑफर वाला अपन देख चुके, उसमें टाइमलाइंस और उसमें एस्क्रो अकाउंट, वो सब इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ जो हम आगे कल देखने वाले हैं, ओपन मार्केट थ्रू बुक बिल्डिंग स्टॉक एक्सचेंज, वो इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ कंपनीज एक्ट में वो देखना था 10% 25% वाला, वो इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सारे कौन से बेसिक पॉइंट है, समझने के लिए इंपॉर्टेंट है बस, बाकी ऐसा एज सच इनको इतनी इंपॉर्टेंस अपने नहीं दे सकते। ये रीड कर लेना, बाकी आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है या इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे, वैसा कुछ भी नहीं है।
नेक्स्ट आता है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। अगर कोई भी कंपनी कभी भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर रही है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए क्या होता है कि कंपनी को एक नोटिस देना पड़ता है शेयर होल्डर को। तो कंपनी कभी भी कोई मीटिंग का नोटिस देती है तो उसको काफी टाइम जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करके देना होता है। तो वो नोटिस के साथ साथ एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करती है और बताती है हमें किस किस हमें स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होगा आगे, और स्पेशल रेजोल्यूशन में कौन कौन से मैटर्स होंगे उस मैटर की डिटेल दी होती है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में। तो कंपनी को एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना है और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में काफी सारे डिस्क्लोजर्स करने हैं। क्या क्या? सारे के सारे मटेरियल फैक्ट का आपको खुल के बताना है कि आप बायबैक कर रहे हो, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो। उसके साथ साथ बायबैक की नेसेसिटी क्यों आ गई, क्यों इतना जरूरी हो गया बायबैक। उसके बाद कौन से शेयर्स या सिक्योरिटी हैं जिनको आप बायबैक करने वाले हो, कितना अमाउंट का बायबैक करोगे, उसके बाद क्या है कितने टाइम में बायबैक कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या क्या देना है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में, ऐसा इसको छोड़ नहीं सकते। ये भी कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, व्हाट आर द थिंग्स। तो ये बेसिक चीजें ही है, एक बार समझ लो। इंपॉर्टेंट क्या क्या है बायबैक में, मटेरियल फैक्ट देने हैं, कितने अमाउंट का बायबैक करेंगे, कौन से टाइप की सिक्योरिटी का, कितने टाइम लिमिट में बायबैक कंप्लीट हो जाएगा, उसके साथ क्या था बायबैक की जरूरत क्यों है। ये हमें जब हम नोटिस भेज रहे हैं शेयर होल्डर को स्पेशल रेजोल्यूशन का तब उसके साथ अटैच करके एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना है। नेक्स्ट आता है एडिशनल डिस्क्लोजर। ये रीड वाला पॉइंट है, एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन 5 से 7 अपने डिस्क्लोजर याद कर लेना कि आपको और एडिशनल कौन कौन से डिस्क्लोजर्स देने पड़ते हैं। तो इसमें एक बार सारे गो थ्रू कर लेना और अपने को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितने रिलेवेंट है 5 से 7 याद कर लेना बस। तो अपना ये टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है और पूरा का पूरा हमने दैट इज ओके बायबैक का जो भी हमने टेंडर ऑफर वाला प्रोसेस पढ़ा ना, तो जनरल टेंडर ऑफर वाला प्रोसेस पढ़ लिया। अब यहाँ पे वही लिखा है बायबैक की कौन कौन से प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है क्या क्या चीजें हैं, तो ये भी ऑलरेडी अपने कवर कर चुके हैं। तो आज आपको क्या घर जाके पढ़ना है एडिशनली खुद, एक तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस एक बार गो थ्रू कर लेना। ये आपन ने ऑलरेडी देखा हुआ है कि बायबैक में क्या क्या कैसे कैसे स्टेप है। और उसके बाद क्या देखना है एडिशनल डिस्क्लोजर, उसमें से 5 से 7 टिक कर लेना कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। बहुत रेयर चांसेस हैं बट द क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड कि कौन कौन से एडिशनल डिस्क्लोजर हमें देने हैं बायबैक में।